हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी टीयर 2 टीचर के लिए जो है क्लास 6 to 8 के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11वें नंबर का होगा। ठीक है, तो बस इसमें आपके 4 प्रैक्टिस सेट हैं, वैसे एक रोज में आपके 2 रोज में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करिए। बस आपके 5 से 6 दिन रह गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना से जितना हो सके उतना आप करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज ये पहला प्रश्न है आपका है, यानी कि विभवांतर को मापने के लिए स्पेस का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर या विभव मापी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापने की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और मीटर से क्या मापा जाता है? ये धारा। ठीक है, देखिए विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की परिभाषा क्या है? एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप विभवांतर की परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है भाई? वी बाई आई, ये भी रिलेशन याद रखिएगा, वी बाई आई। ठीक है, और ये जो है विभवांतर के का मात्रक आप जानेंगे वोल्ट है, और ये यह जो है एक अदिश राशि है। क्या भी? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उपकरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये कौन से नियम को दर्शाता है? ठीक है, तो ये कैसे? देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, या गति का तीसरा नियम, या गति का पहला नियम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है न्यूटन ने 3 नियम दिया था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा नियम जो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए गति का तीसरा नियम जो है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो देखिए, तो नाविक जो है अपने पैरों से नाव पर जो है बल पीछे की ओर धकेलता है, और जो नाव जो है आगे की ओर इन्हें एक फोर्स लगाती है जिससे नाविक आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। ठीक है, और जो है राकेट प्रक्षेप भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर आधारित है। ठीक है, और जब आप छत पे या किसी पक्के स्थान पर कूदते हैं तो आपको चोट लगती है। ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम आप जानते हैं। तो इनका जो प्रथम नियम था, इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बल आप नहीं लगाते हैं। ठीक है, उन्होंने तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम जो है संवेग का नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना, सी नंबर सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, ये अगला देखते हैं। कह रहे कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड से के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो आपको बताना है जो गोली जो है कितने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो देखिए, इसका जो प्रारंभिक वेग क्या है? इनिशियल वेग जो है u इक्वल टू क्या है? 196। क्या है? 196, 196 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड दिया है। अब देखिए, हाइट तो आपको निकालना ही है, तो अंतिम वेग जो जिसे आप फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, और इसको देखिए फाइनल वेलोसिटी अपने अधिकतम ऊंचाई पर क्या होती है? शून्य होती है। क्या भाई? 0 होती है। तभी जब शून्य होगी तभी तो वापस आना शुरू करेगी। तो ये अधिकतम ऊंचाई पर जो है अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम से आप लगाएंगे वी स्क्वायर, आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का, देखिए माइनस क्यों लगा रहे हैं? 2GH क्यों लगा रहे हैं माइनस? प्लस होता है ना वहाँ पर, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के आप विपरीत जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू उठा के, देखिए वी का मान 0 रख दीजिए, और यू का मान कितना हो जाएगा भाई? यू का आपका 196 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा? 9.0
जी का मान आपको दिया है 9.8 इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आपको इधर लाना है। तो इसको आप देखिए निकालिएगा भी, तो एच बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो एच की कितनी ऊंचाई पर जाएगा तो 1960 आ जाएगी, ठीक है, 1960 मीटर तक ये ऊंचाई तक जाएगी अधिकतम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आप 196 का स्क्वायर कर लीजिएगा और इसको इधर लाइएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस में क्योंकि आएगा 196 इधर, तो माइनस माइनस कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 × 9.8 से नीचे इसको 196 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपको 1960 मिल जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा। तो ये आप प्रोसेस था, आप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सब कैलकुलेशन आप करेंगे। चलिए देखते हैं अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन जाना जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थर्मिस्टर जो है ये जो है ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्मिस्टर जो है एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तन होने के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहने की एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है संवेग। देखिए संवेग क्या होता है, तो ये जानते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संवेग का मात्रा आप जानते हैं क्या होगा, द्रव्यमान kg/मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो मोमेंटम जिसको बोलते हो P = संवेग इम्पल्स, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा m × v। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी मतलब वेग है। तो ये आपको संबंध है, याद रखिएगा। तो संवेग = m × v, ठीक है। तो इससे आपको मात्रक निकाल सकते हैं। तो kg देखिए v का मात्रक, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ रखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो kg मीटर पर सेकेंड जो है ये आपका संवेग का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है, कहने कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहने कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है या समान रहता है। राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो आपने रिलेशन जानते हैं क्या होता है, B = कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है। तो r का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, r का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नुपाती होता है। तो यही उनका नियम था, ठीक। तो ये जी का वैल्यू आप जानते हैं 6.7 × 10⁻11। और देखिए इसकी यूनिट क्या होगी भी, तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ठीक है। तो यूनिट भी आप ध्यान रखिए, यूनिट भी पूछेगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, पहले आपको यह ध्यान रखना है और फिर इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है तो ध्वनि तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे नहीं, तो ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। और ये ध्वनि तरंग फिर क्या है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत, ठीक है। तो लंबवत, अनुप्रस्थ मतलब आपको जो तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी, लंबवत होती है, उसी को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, कह रहे कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकरा कर वापस आने वाली स्पेस के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ कौन सी
तरंग उत्पन्न करते हैं जिनसे उनके बाधाओं में आने का पता उनको लग जाता है। तो कौन सी तरंग उत्पन्न करते हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा आप कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। तो चमगादड़ जो है जिसे बैट बोलते हैं, परस्रव ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव तरंगों को उत्पन्न करते हैं और इनकी जो है ये तरंगे जो है सहायता करती हैं इनकी अपना शिकार तथा रास्ता खोजने में। ठीक है, अगला है कह रहे कि बादलों का रंग सफेद स्पेस के कारण होता है। तो बादलों का रंग किसके कारण जो है बादलों का रंग सफेद स्पेस के कारण होता है? बताइए। दिखता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन के और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला कहना कि अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 746 वाट के बराबर है। ठीक है, 746 वाट के। अगर इसी को आपको किलो वाट में ऑप्शन दिया रहेगा तो कितना लगाएंगे? 0.746। ठीक है, ये आंसर कर देंगे अगर किलो वाट में दिया है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये कौन नियम, किसका नियम कहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन जो है फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजियर ने किया था। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये इन्होंने किसने प्रतिपादित किया? एंटोनी लेवोजियर ने किया था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, उसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो भाई ईंट पर नाचे तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी नंबर, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है, और इस पे ऋणावेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 क्या भाई? कूलाम। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहने कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा करीब 4, 5, 2 या 3। तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 4। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो जानते हैं कार्बन का क्या है? एक अपरूप है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंसिल के लेड बनाने में, मशीनों में स्नेहक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा 4। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नहीं वाला बताना। ए ऑप्शन कहने कि वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये आपका सही है। अगला है बी नंबर, वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो ये भी है भाई सही है। क्षार कह रहा है ना, क्षार जो है वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही है। सी नंबर कह रहे हैं कि वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो है नहीं, गलत है।
अगला, इनका स्वाद कड़वा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर जो है सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो क्षार होता है यह जो यौगिक है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण जिसे साल्ट देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल के जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नीला लिटमस है, नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है, तो ये अम्ल करता है, ठीक है, ना कि क्षार, ठीक है, ना कि क्षार। तो यहाँ पे यही गलत बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, इकलौती अधातु कौन सी है, कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातुओं के साथ रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु है और इसका जो परमाणु संख्या आप जानते हैं 1 होता है। इसे पहले वर्ग तथा पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, आवर्त तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने इसके स्थान फिक्स नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है, ठीक है, और मेंडलीव की परमाणु भार पर आधारित है। यानी कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे स्पेस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप ही जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। देखिए तो नाइट्रोजन गैस की खोज किसने किया था भाई, ये रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किए थे। करें कि ग्रेफीन क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफीन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप है। तो ग्रेफीन कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है इन्हें खुले में रखने पर ये जो है इनमें आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, ठीक है। कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि, तो यहाँ पे आपको बताना है क्योंकि। राइट आंसर हो जाएगा, तो वायु के संपर्क में आने के कारण कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस इसमें हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो चांदी जो है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, ठीक है। तो जिस कारण से वह चांदी जो है काले पड़ जाती है। तो यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसका आप समीकरण लिख लीजिए, Ag प्लस H2S यस प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, 2Ag2S बना लेगा और क्या बनाएगा, 2H2, ठीक है। तो जिस कारण से वह काले रंग की दिखाई देने लगती है। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल है जो लाल चींटी में उपस्थित होता है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फार्मिक अम्ल, ठीक है। HCOOH, ठीक है। तो फार्मिक एसिड का रासायनिक फार्मूला है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला करें कि निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है,
कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन जो है अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो जो है पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजन तथा पेप्टोज में बदल देता है। करीब मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो मानव जो है इसमें से क्या नहीं पचा सकता? करें सेलुलोज है, स्टार्च, अमीनो अम्ल या ग्लाइकोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, तो मानव जो है सेलुलोज जो है पचा नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सेलुलोज जो है पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। यह जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर के रूप लेता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेंगे इनमें से रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं को लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो WBC। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूत करती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं लाल अस्थिमज्जा, लिम्फोनोड्स और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इनका जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, अगला क्या है? निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किन में? तो भाई किस वर्ग में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा डी नंबर स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। कहते रक्त में पाया जाने वाला स्पेस शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो ये पूछा जाएगा कि लाल रक्त कणिकाएं का कहाँ निर्माण होता है? तो ये लाल अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा, तो ये सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए नंबर। कहीं मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये जो है मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि का श्रवण का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें से जो है भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मस्तिष्क का क्या होती है? भाग होती है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की जो है सूक्ष्म मात्रा में जो है थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। देखिए आयोडीन की कमी से जो है जिसमें गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं इस प्रकार की में क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती हैं इनकी कमी से। ठीक है, कहने की युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो कौन सा लाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशियां, भार, बालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, करें कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बताइए भैया, आपको तो यह वीडियो बताएं कौन सा जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा
तो देखिए बताया था हमने आपको BC जो है जल में घुलनशील विटामिन है, और ADEK ये किस में है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका सी नंबर सही हो जाएगा। विटामिन B1 जो है किस में है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ADE वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, ये फंक ने, फंक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था 1912 में। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो है इसका उपयोग जो है मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीसेप्टिक में जो यह जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने, उनका विनाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एंटीपायरेटिक में जो है यह जो है ज्वार हरी औषधि है, जो ज्वार अवस्था में प्रयुक्त करने पर शरीर के ताप को कम करके उसे पुनः साधारण अवस्था में लाती हैं, तो इन्हें एंटीपायरेटिक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहें कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हीमोफीलिया एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। कैसा है, अनुवांशिक रोग है, जिसमें जो है शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो यह अनुवांशिक रोग की कमी से जो है हीमोफीलिया होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहीं स्पेस को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किसको जाना जाता है भी, राइट आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। कॉन्ड्रिया का जो है क्या क्या कहा जाता है, ये पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह जो है ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, तथा इसका निर्माण ADP एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। कहने की हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पुनर्जनन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कह एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो ये कौन उड़ सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर। हमिंग बर्ड जो है एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है पक्षी देखिए, इसके जो कंधे में एक विशेष प्रकार का बाल और सॉकेट जोड़ होता है, जो अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए ये सक्षम होते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। देखिए ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदार। ठीक है, देवदार जो है ये जो है अनावृत बीजी से संबंधित है। और देखिए इसके बीज जो है फल भित्ति से बंद नहीं होते हैं। अगला करें, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है। तो किसका नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास का। ठीक है, करें एक पुष्प के प्रजनन अंग स्पेस होते हैं। तो एक पुष्प के प्रजनन अंग कौन से होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो पुष्प पौधों में क्या होता है, जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प के केवल नर जनन
अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ये कब होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, श्वसन के दौरान। ठीक है, तो पौधे में जो है अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? श्वसन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस से आज के 11 हो गया, अब 4 बच्चे हैं तो इसको 1-2 दिन के अंदर आपको करा देंगे। ठीक है, तो अब जो है आप जो है थोड़ा से फुल प्रैक्टिस सेट करिए मैथ की। देखिए मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, तो आप फुल प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। उसमें मैथ भी है, मैथ भी 40 क्वेश्चन है और 40 साइंस के क्वेश्चन है, तो वहाँ से डाउनलोड करिए और चैनल पे हमारे जाएंगे, नहीं तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप उसको प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और फुल लीजिए और चेक करिए कि कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना आप पढ़े हैं वही आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।